गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है ओशन फ्लोर मैपिंग। तो हमारा जो इनकॉइस है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उन्होंने डिसाइड किया है कि एरियल मैपिंग की जाएगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की और लक्षद्वीप की। और जो है उसकी वजह से इसी एरियल मैपिंग के थ्रू जो है एक बैथीमेट्रिक स्टडी की जाएगी। बैथीमेट्रिक स्टडी क्या होती है? ओशन फ्लोर को मैप करना। ठीक है। अब ओशन फ्लोर को मैप करने की स्टडी को हम बैथीमेट्री भी कहते हैं। ठीक है। अब ओशन फ्लोर मैपिंग क्या होती है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है हमको, क्यों उसको उसका करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो ओशन फ्लोर मैपिंग का मतलब होता है कि शेप और डेप्थ ऑफ ओशन फ्लोर को देखना। ठीक है। जैसे कि ओशन कैसे में वाटर कैसे सर्कुलेट हो रहा है, टाइड्स कैसे आ रही हैं, और उसमें जो उसका फ्लोर है ओशन का, उस पर कौन कौन सी जो है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं, कहाँ पर समझ लो कोई जिसको हम कहते हैं खाई है एक तरह से, या सी फ्लोर कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो जो ओशन के हमको जो एक तरह से जो फ्लोर होता है उसकी मैपिंग पूरी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब उससे क्या होगा कि हमको क्या फ़ायदा होता है इससे? नेविगेशन का हमको समझ आता है कि हमको किस साइड से जो है शिप निकल सकता है, किस साइड से नहीं निकल सकता है। तो नेविगेशन को हमको सारी एक तरह से मैप मिल जाता है हमको। फिर सुनामी की फॉरकास्टिंग में भी हेल्प होता है। ठीक है। जब हमको ओशन के फ्लोर के बारे में पता होगा, तब हमें पता लगेगा कि समझ लो कभी अर्थक्वेक आता है तो इस एरिया से जो है यहाँ से सुनामी जनरेट हो सकती है। ठीक है। फिर ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स अगर बनाने हो, हमको ओशन फ्लोर का अगर पता हो कि यहाँ पर जो है रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं, तो हम ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगा सकते हैं। फिर विंड टर्बाइंस लगानी हो, फिशिंग रिसोर्सेज कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल हैं। फिर केबल्स और पाइपलाइंस, आपको पता है जैसे अभी हमने ऑप्टिकल फाइबर का जो एक तरह से सबमरीन, हमारा ऑप्टिकल फाइबर का जो हमारा कैंपेन था, हमारा जो प्रोजेक्ट था, जो हमने अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप तक पहुंचाया है मेनलैंड इंडिया से, उसके लिए भी हमको ओशन फ्लोर की मैपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसी से हमको पता लगेगा कि कहाँ पे हम जो है जो ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर है उसको हम बिछा सकते हैं। ठीक है। फिर डिज़ास्टर सिचुएशंस में हमारी बहुत हेल्प करती है ये। ठीक है। जैसे हमने अभी देखा कि सुनामीज़ को फोरकास्ट करने में हेल्प करेगी। फिर अर्थक्वेक की मेजरमेंट करने में हेल्प करेगी कि अर्थक्वेक किससे सबसे ज़्यादा नुकसान ओशन में किस साइड पर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हमको इससे पता लगेगा कि ओशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर हमने समझ लीजिए आज ओशन फ्लोर मैपिंग करी, फिर हम उसके बाद कुछ टाइम बाद या 10 साल 20 साल बाद कुछ हम ओशन फ्लोर मैपिंग करेंगे, तो उससे हमें समझ आएगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर हमको इससे हेल्प होता है कि हम यूज़ जो कंजर्व कैसे कर सकते हैं और सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं ओशंस का, सीज़ का और मरीन रिसोर्सेज का। ठीक है। अब इंडिया जो है वो इमीडिएटली जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में खासकर जो है उस एरिया में, बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट इंडियन ओशन का रीजन है, वहाँ पर ये ओशन फ्लोर मैपिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडोनेशियन कोस्ट से ये देखा गया है कि जो सुनामीज़ हैं वो क्वेक अर्थक्वेक से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स की वजह से, जो ओशन बेड्स पर जब लैंडस्लाइड्स हो रही हैं उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा सुनामी आने के चांस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्थक्वेक। आपने पढ़ा होगा ना कि जो अर्थक्वेक है, जब ओशन में अर्थक्वेक आता है तो उससे सुनामी आने के चांस होते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि इंडोनेशियन साइड से, जो इंडोनेशियन कोस्ट पे जो सुनामी आई हैं अभी, तो उनमें क्या हुआ है कि जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं ओशन फ्लोर पे, उसकी वजह से सुनामी आई है। ठीक है। तो इंडिया जो है इसलिए उसको मैप करना चाहता है और देखना चाहता है कि कहाँ पे ज़्यादा खतरा है लैंडस्लाइड्स का, कौन से ओशन फ्लोर पे, कौन से सी बेड पे जो है वो ज़्यादा खतरा है ओशन उसका सुनामी का। ठीक है। तो अब हमने ये भी देखा है कि कुछ कोस्ट पे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ कोस्ट पे जो है देर आर सम गैप्स, और वहाँ पर जो है टाइड जो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और टाइड जो है वो ज़्यादा वॉसिफरस, ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइड्स आती हैं। तो हम उसको मॉनिटर करना चाहते हैं और उसकी हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, ताकि जो है हम उससे जो वेदर इवेंट्स या उससे जो डिज़ास्टर की जो हमारी सिचुएशन आ सकती है उसको हम अवॉइड कर सकें। ठीक है। अब हम सुनामी के बारे में देख रहे हैं तो हमको ये भी देख लेना चाहिए कि इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है। तो ये 2007 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये रियल टाइम नेटवर्क है सिस्मिक स्टेशंस का, जिससे कि हम 24/7 जो है सुनामी वार्निंग दे सकते हैं। हम हमेशा इस पर नज़र रख सकते हैं कि कब जो है सुनामी आ सकती है। ठीक है। फिर ये इंडिया जो है सब बहुत ही जो फर्स्ट फ्यू सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पर यूनेस्को द्वारा जो है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने, यूनेस्को ने जो है हमारे
इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुनामी सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंडिया, जो इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज़ है, तो जो इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज़ में हमारे सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम को यूनेस्को ने एक तरह से सर्टिफाई किया है कि ये ही जो सुनामी वार्निंग सिस्टम है ये 28 इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ का क्योंकि प्रोडिक्शन यही देगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज अ सॉफ्ट टू प्रोजेक्ट आर सॉफ्ट पावर इन दिस रीजन, ठीक है। तो हमारा ही ये इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है 28 इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ की जो है नीड्स को पूरा करता है। अब इनकॉइस देख लेते हैं हम, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, और ये हैदराबाद में लोकेटेड है। इसका मैंडेट है कि बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन देना और एडवाइजरी सर्विसेज देना सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट एजेंसीज को और साइंटिफिक कम्युनिटी को अबाउट ओशन, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, सीबेड प्रोजेक्ट 2030। अब ये प्रोजेक्ट अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था एंड इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हो सकता है कि आपके जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसमें कभी क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। तो ये एक तरह से जो हम ओशन फ्लोर मैपिंग की बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अभी अपने बे ऑफ बंगाल और ये लक्षद्वीप के आसपास करने की बात कर रहे हैं। ये सी बेड प्रोजेक्ट जो है, जो कि जापान के नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन निपन फाउंडेशन और जेबको के बीच में है, ये पूरे अर्थ की जो है ओशन फ्लोर मैपिंग करना चाहता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है 2030 तक जाके कंप्लीट होगा। इसको 2017 में यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया था, और इन दोनों की पार्टनरशिप में जो है ओशन फ्लोर की मैपिंग की जा रही है। एंटायर वर्ल्ड के जितने भी ओशन फ्लोर है उसकी मैपिंग करने का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कर्मोस्क्वेगॉग, ठीक है। अब ये कर्मोस्क्वेगॉग क्या है? ये एक अमेलगमेशन है चर्च, मॉस्क और सिनेगॉग का, ठीक है। देखो, बर्लिन में ये बनाया जा रहा है, एक ऐसी प्लेस है ये वर्शिप की जिसमें तीनों फेथ के जो लोग हैं वो इसमें आके वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हाउस ऑफ वन नाम दिया गया है। इसका नाम जान के ऐसे रखा गया है। चर्च, मॉस्क और सिनेगॉग को, तीनों शब्दों को एक तरह से अमेलगमेट करके ये चर्मोस क्वागॉग बनाया गया है जान के। ये बर्लिन में बनाया जा रहा है, जर्मन गवर्नमेंट इसको बना रही है और बर्लिन की गवर्नमेंट बना रही है इसको मिलके, और इसमें जो है तीनों फेथ के जो हमारे जो लोग हैं वो इसमें वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे इट विल बी ओपन टू पीपल ऑफ अदर फेथ्स एंड वर्ल्ड व्यूज एज वेल एज द सेक्युलर अर्बन सोसाइटी। तो एक तरह से ये सारे फेथ के लोगों के लिए ही ओपन किया गया है, ठीक है। अब ये कहाँ पर बनेगा? जो ओल्ड सेंट पीटर्स चर्च था बर्लिन में, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में डैमेज हो गया था, और जो ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट कौन सी थी? जो सोवियत्स के साथ अलाइंड गवर्नमेंट थी। तो जो ईस्ट जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तो इसको प्रॉपरली कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया था। तो उसी साइट पर जो है ये ओल्ड सेंट पीटर्स की चर्च की जो साइट पर इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। अब ये आइडिया कहाँ से आया? तो प्रोटेस्टेंट चर्च कम्युनिटी जो है जर्मनी की, उन्होंने कहा कि एक ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप होनी चाहिए जहाँ पर हम तीनों फेथ के जो अब्राहमिक फेथ हैं हम तीनों ही वर्शिप कर सकें, सो दैट सोसाइटी में एक सेकुलर मैसेज जा सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जर्मनी की जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने 30 मिलियन की एक तरह से डोनेशन दी। फिर फंड रेज किया गया $9 मिलियन का, ठीक है। तो एक तरह से जर्मनी की फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है बर्लिन की, उन दोनों ने जो है डोनेशन दी और फंड रेजिंग से जो है इसका प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है। पिछले 10 साल से एक तरह से प्लानिंग के मोड में है, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अगले 4 साल में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृष्ण देवराया, ठीक है। अभी रिसेंटली हमको एक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं होनाहली, तुमाकारू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। वहाँ पर हमको इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि विजयनगर के जो किंग थे कृष्ण देवराया, उनकी जो है डेट ऑफ डेथ क्या था, ठीक है। तो उस इंस्क्रिप्शन से हमको ये पता लगा है कि 17 अक्टूबर 1529, जिस दिन संडे था, उस दिन उनकी डेथ हुई थी, और उस दिन बाय चांस देयर वाज अ लूनर एक्लिप्स ऑल्सो ऑन दैट डे, ठीक है। अब ये लोकेशन कहाँ पे है इंस्क्रिप्शन की? गोपाल कृष्ण टेम्पल है तुमाकारू डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, और वहाँ पर ये कन्नड़ में ये इंस्क्रिप्शन हमको मिली है, ठीक है। तो अब ये टॉपिक जो है न्यूज़ में है, तो आपके लिए कृष्ण देवराया जो है विजयनगर एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे, जो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए न्यूज़ में, ठीक है। ये तुलुवा डायनेस्टी के थे, और इनका अलग अलग टाइटल्स मिले, इनको अलग अलग नाम मिले एक तरह से, कन्नड़ राज्य रामन, आंध्र भोजा, मूरू रायरा गांडा, ठीक है। अब इनको अलग अलग तरह से टाइटल्स मिले हैं ये, ठीक है। फिर ये एक वैष्णवाइट थे, ठीक है।
ये वैष्णवाइट थे, लेकिन ये सेक्युलर थे, ये सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। आर्ट एंड लिटरेचर जो है उस टाइम पर कैसा था, इनके ही जो है एम्पायर में जो थे अष्टदिग्गज, आपको पता है ना, 8 एमिनेंट स्कॉलर्स इनके टाइम पर बहुत फेमस थे। तो उनमें से सबसे फेमस कौन थे, अलासानी पेदाना, ठीक है। उनको हम आंध्र कविता पितामह भी कहते हैं, ठीक है। फिर कृष्ण देवराया जो थे, उन्होंने खुद भी एक तेलुगु वर्क लिखा था जिसका नाम है अमुक ठामालयधा, ठीक है। और संस्कृत वर्क भी लिखे हैं उन्होंने, जम्बावती कल्याणम और उषा परिणायम, ठीक है। अब जो एक बहुत फेमस साउथ इंडिया के मैथमेटिशियन थे नीलकंठ सोमैया जी, वो भी इन्हीं के एम्पायर में उस टाइम पर जिंदा थे, ठीक है। फिर इनका और का कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने बहुत ही जो फेमस हमारे जो टेम्पल्स हैं, विट्ठाला स्वामी और हज़ारा रामास्वामी टेम्पल्स जो विजयनगर में हैं, वो भी इन्होंने ही बनाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ई दाखिल पोर्टल। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है हमारी, जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उन्होंने ई दाखिल पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया रिसेंटली। अब ये पोर्टल जो क्या है, ये कंज्यूमर कंप्लेंट्स जो है उसको लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑनलाइन आप फ़ी पे करो और कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। फिर आपको जो है इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर एक कंज्यूमर कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो उसको ई नोटिस इसी के थ्रू ही, एक तरह से इसी पोर्टल के थ्रू जो है नोटिस भी चला जाएगा। फिर केस डॉक्यूमेंट जो डाउनलोड लिंक है, वो पर्सन जिसको जो समझ लीजिए आपने किसी एक कंपनी के लिए, एक ऑयल कंपनी के ऊपर आपने कोई केस किया है, ठीक है, कुछ आपने कंज्यूमर का कोई इशू आपने उसके ऊपर कंप्लेंट रेज की है, तो आपके जो है डॉक्यूमेंट जो है वो वहीं से डाउनलोड कर सकता है, वो जो आप जिसके आपने खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। अब फिर उसकी ही एक तरह से वर्चुअल जो है हेयरिंग लिंक भी मिल जाएगा। फिर रिटर्न रिस्पॉन्स जो है अपोजिट पार्टी जो आपको देना चाहती है वो भी इसी पे ही रिस्पॉन्स कर सकती है। एक तरह से आपका जो ओवरऑल प्रोसीजर है उसको ही एक तरह से इन्होंने पोर्टल के ऊपर ही पूरा ये प्रोसीजर बना दिया है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एम्पावर होता है इससे कंज्यूमर और उसके जो एडवोकेट्स, जो आपको एम्पावर हो रहे हो, आपको सारा जो है पहले अगर फिजिकल फॉर्म में करना पड़ता था वो सारा जो है आप ऑनलाइन फॉर्म में कर सकते हो, और आपके एडवोकेट्स भी जो हैं वो फाइलिंग वगैरह सारी ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर कमीशन जो हैं उनको भी एक तरह से फैसिलिटी हो गई कि वो जो है ऑनलाइन ही जो है अब जो सीरियस कंप्लेंट्स हैं उनकी स्क्रूटिनी कर सकते हैं, ठीक है। और जो कंप्लेंट जिनमें कोई दम नहीं लग रहा उनको, या जो लग रहा है कि दीज आर नॉट वर्दी ऑफ एनी टू टेक एनी एक्शन, वो उसको ऑनलाइन ही एक तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं, आपको पता है ना, CSCs होते हैं जो, उनको एम्पावर किया गया है ताकि जो ई दाखिल पोर्टल है उसका यूज़ जो है वो रूरल कंज्यूमर्स को सिखा सकें और वहाँ पर उनके लिए उनके बिहाफ पे जो है ई फाइलिंग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोवैक्स। तो कोवैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है। तो घाना जो है वो सबसे पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में जो कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर जिसको जो है वैक्सीन्स मिली हैं, ठीक है। तो ये कोवैक्स प्रोग्राम है क्या, कोवैक्स प्रोग्राम बहुत सारी जो है वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग WHO, फिर सेपी जो गावी अलायंस है, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे मिलके जो है एक इन्होंने प्रोग्राम बनाया जिससे क्या है 2 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं वो पुअर कंट्रीज़ को डिलीवर कर सकें, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, खासकर जो अफ्रीका में जैसे कंट्रीज़ हैं या लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती वैक्सीन्स को, उनको 2 बिलियन डोजेज जो वैक्सीन्स हैं उनको 2021 के जो एंड तक उनको डिलीवर करनी है, ठीक है। अब जो है इसका क्राइटेरिया क्या है, किन कौन सी कंट्रीज़ को डिलीवर करना चाहता है कोवैक्स प्रोग्राम। अब देख रहे हो ना अभी इनमें कौन कौन सी जो है वैक्सीन्स के जो आई मीन जो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, गावी अलायंस जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेपी, फिर यूनिसेफ, फिर वर्ल्ड बैंक, ऐसे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने मिलकर ही इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर इसमें गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे US गवर्नमेंट इसमें $2 बिलियन डाल रही है, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, सो दैट नन ऑफ द पुअर कंट्रीज विल रिमेन आउटसाइड द परव्यू ऑफ कोविड वैक्सीनेशन, ठीक है। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन्स जो ग्लोबली करना इसका मोटिव है। फिर 20% ऑफ द पॉपुलेशन इन 1992 एडवांस मार्केट कमिटमेंट कंट्रीज जो हैं वहाँ पर वैक्सीनेट करना इसका मोटिव है, ठीक है। अब ये एडवांस मार्केट कमिटमेंट कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो कंट्रीज वर्ल्ड बैंक आइडेंटिफाई करता है कि उनकी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है असिस्टेंस के लिए बेसिकली जो क्वालिफाई करती हैं, उन कंट्रीज़ में ये वैक्सीन्स दी जाएंगी, ठीक है। अब उसका एक और क्राइटेरिया क्या है कि ग्रॉस नेशनल इनकम उस कंट्री की पर कैपिटा जो है वो लेस देन $4,000 है, वहाँ पर जो है ये उन कंट्रीज़ को हम मिडल और लोअर इनकम नेशंस कहते हैं, वहाँ पर जो ये वैक्सीन जो है फ्री में दी जाएंगी,
ठीक है। अब ये 2021 में इसका प्रोग्राम का मोटिव है कि 550 मिलियन जो पीपल हैं उनको वर्ल्ड वाइड जो है वो वैक्सीनेट करना, ठीक है। मतलब कितना हुआ, 8.52% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन को ये वैक्सीनेट इस साल करना चाहता है। अब इसमें कौन कौन सी कोविड की कौन कौन सी वैक्सीन हैं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जो हमारी कोविशील्ड है वो भी इसी की एक फॉर्म है, ठीक है। फिर फाइजर बायोएनटेक की जो वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन जो हैं वो कोवैक्स प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से इसमें आएंगी, और ये जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन जो है उनको फ्री में दी जाएगी, ठीक है, अंडर दिस प्रोग्राम। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। अब हम मंडे को मिलते हैं विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।